आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की यानी जेपी पावर की। जेपी पावर के स्टॉक में काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट जारी है, लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर जेपी पावर से हमें बाहर निकल जाना चाहिए? तो बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में भी बड़ी तेजी बन सकती है। इसके पीछे वजह क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी लोग हैं जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में पहले से निवेश करके बैठे हुए या जिनकी खरीदारी लगभग ₹1 के आसपास है, उनको क्या करना चाहिए, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर ₹10 के आसपास खरीदारी करके बैठ चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे जिनके सवाल हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है क्या आगे जाके हमारे लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है? वैसे तो अगर आपने देखा होगा जब बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ था, जब तेजी का माहौल था, तब स्टॉक बहुत तेजी से आगे जा रहा था, यानी रोज वॉल्यूम के टॉप 5 में ये रहता था। अब ये काफ़ी समय से इसमें वॉल्यूम में भी कमी आई है, लेकिन फिर भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, जिसका क्या इशारा है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे की ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक ओपन हुआ 6.35 पर, लो बना 6.20 का, हाई है 6.40 का, एंड में 6.25 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.79% की गिरावट थी। तो कमजोरी बनी हुई है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड बहुत तेजी से दौड़ा भी था। ये आप देखोगे कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया था, जिसकी प्राइस मात्र 50 पैसे हो गई थी 27 मार्च 2020 को, यानी कोरोना काल में ये 50 पैसे का स्टॉक हो गया था, जिसकी प्राइस ₹1 से भी नीचे चली गई थी। फिर जो यहाँ से खरीदारी बढ़ी तो ये स्टॉक ने लगातार दौड़ना शुरू किया और ये कहीं रुका ही नहीं, 11 पे जाके रुका। तो आप देख सकते हो कि 50 पैसे का स्टॉक 11 तक गया। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है लोगों को। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियो देखे होंगे तो मैंने ये आपको लगभग ₹2 से सजेस्ट किया था, और जैसे ही इसकी प्राइस ₹8 को क्रॉस की थी मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। स्ट्रिक्टली जब ₹10 के आसपास गया तब तो मैंने बिल्कुल कह दिया था कि इसमें आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक भी कर चुके। कुछ लोग हैं जो लालच में पड़ के उसको रखते हैं, अब प्राइस नीचे आ गई है तो ब्लेम करते हैं कि सर आपने ये सजेस्ट किया तो नीचे आ गया। लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा एंट्री और एग्जिट में लगातार बताते रहता हूँ। अब यहाँ पे आगे संभावना क्या बनी उसको भी एक बार हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके वॉल्यूम में स्टेबिलिटी है। पिछले 1 महीने पर इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, थर्सडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम एक जैसा है, ये इसकी स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है, जो साबित करता है कि वाकई में यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है और लोग इसके ऊपर भरोसा भी कर रहे हैं। और क्यों ना करें, कंपनी मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और सरकार ने भी अपनी मंशा क्लियर कर दिया कि पावर सेक्टर को कोई भी आँच आने वाली नहीं। इसकी चाहे छोटी सी कंपनी क्यों ना हो, वो भी आगे जाके आपको रिटर्न तो बेहतर देके ही रहेगी। ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 2.95 इसका 52 वीक का लो है, 11 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 6.30 के आसपास है। अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप 4,318 करोड़ रुपीज़ का है। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो स्टॉक की पी 40.20 है, बुक वैल्यू इसकी 15.20 की है। ये आपको खास ध्यान रखना है। फिलहाल स्टॉक ₹6 के आसपास है और इसकी बुक वैल्यू ही ₹15 की है। तो ये ₹15 पे तो आराम से जा ही सकता है, क्योंकि वो अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसका ROC 6.38% है, इसका ROE 1.27% है, फेस वैल्यू ₹10 है। तो ये फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक आगे जाएगा ही जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कंपनी ने लगातार अच्छा क्वार्टर रिजल्ट भी दिखाए हमारे और अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करें, इनकी परफॉर्मेंस को देखें, तो सितंबर 2021 में कंपनी का सेल्स 901 करोड़ रुपीज़ का था, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 1401 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में 1406 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे अगर इनके खर्च में भी देखें तो उसी हिसाब से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है कि कारोबार बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर में 217 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर में 364 करोड़ रुपीज़ का हुआ, लेकिन मार्च में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा, यानी 274 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। इसके पीछे वजह यह रही कि कोल की प्राइस बढ़ी और इस वजह से इनको जो प्रॉफिट था उसमें कमी आ गई और नतीजा ये रहा कि कंपनी ने थोड़ा सा लॉस दिखाया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है कोल की प्राइस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देख के आए तो इनकी जो नेट प्रॉफिट देखे
तो सितंबर 2021 में माइनस 1.42 करोड़ रुपये का इनको लॉस होता है, लेकिन दिसंबर में इन्होंने 106 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट बताया था। लेकिन आप देखो तो मार्च में कोल का जो प्राइस बढ़ने की वजह से इनको इफेक्ट हुआ, इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ी और इस वजह से इनको 2.27 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी का कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है और इस बार जो क्वार्टर वन है लग रहा है कि इस बार बड़े लॉस की संभावना नहीं बनेगी। हो सकता है ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिजल्ट थोड़ा माइनस में भी आएगा तो कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और जब इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया तभी मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी को कोई बड़ा लॉस हुआ नहीं है, क्योंकि इनके जो खर्च में बढ़ोतरी हुई है उसी का नतीजा है कि यहाँ पे आपको ये लॉस होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे इनकी लाइबिलिटीज़ को देखें हम तो मार्च 2020 में 17,844 करोड़ रुपये की थी, मार्च में घट के वो 16,994 करोड़ रुपये तक पहुँच गई और मार्च 2022 में वो 17,347 करोड़ रुपये तक पहुँची। तो ये आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम किया। जो मार्च 2020 में 17,844 करोड़ थी वो 17,346 करोड़ रुपये तक आई। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम कर रहा है। पिछले दिनों प्रमोटर ने अपने कुछ शेयर बेच के भी अपने कर्ज को कम किया, जो एक ईमानदार कोशिश है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% अप है और 3 ईयर के हिसाब से 6% अप है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 40% अप है। आप देख सकते हो कि इनके सेल्स ग्रोथ में कहीं पर आपको माइनस दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 31% अप है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें करंट ईयर में -40%। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले एक साल से इनका 40% की गिरावट है, लेकिन ओवरऑल आगे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। यानी प्रॉफिट में कमी आई है लेकिन सेल्स में तो बढ़ोतरी है, ये आप सामने देख रहे हो। स्टॉक प्राइस की CAGR देखें तो 10 साल के हिसाब से 16% डाउन है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 3% अप है और 3 ईयर के हिसाब से तो 52% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं है। तो ओवरऑल स्टॉक की प्राइस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इक्विटी ऑन रिटर्न को देखो तो 10 साल के हिसाब से -6% है, 5 ईयर के हिसाब से -8% है, 3 ईयर के हिसाब से -6% है, 1 ईयर के हिसाब से 1% अप है। ओवरऑल प्रदर्शन ठीक है, जिस हिसाब से इसकी प्राइस है उस हिसाब से तो इसने प्रदर्शन अच्छा ही किया है। अब यहाँ पे हम देखें इसकी प्रमोटर होल्डिंग तो आपको दिखाई देगी कि जून 2021 में 26.02% थी, जो दिसंबर तक थी, मार्च में कम हुई। इसके पीछे वजह हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि प्रमोटर ने अपने शेयर बेच के अपने कर्ज को कम किया है। अब यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आई वो है FII की तरफ से। FII लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जो ये आप बात समझ लो कि जहाँ पे FII की अगर होल्डिंग बढ़ रही है तो वो स्टॉक वाकई में आने वाले समय में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बनने की संभावना रखता है। जून 2021 में 0.53% की जो होल्डिंग थी उसको सितंबर में बढ़ा के 0.90% किया। दिसंबर आते थे FII की होल्डिंग 1.02% तक पहुंची और मार्च 2022 में 1.20% तक पहुंची। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में FII की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। अब बात करें DI की तो 32.34% की होल्डिंग जून में थी, 28.72 हुई सितंबर में, फिलहाल 23.28% की होल्डिंग, दिसंबर में फिलहाल 23.12% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे DI की होल्डिंग घटे। इसमें बड़े फंड हाउस है जो काफ़ी इसमें ऐसे जो इन्वेस्टर भी है जिन्होंने यहाँ पे निवेश नहीं किया था बल्कि इन्होंने कर्ज दिया हुआ था और इक्विटी ली थी, तो वो भी बाहर निकले काफ़ी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग फिलहाल 41.11% थी जून में, जो अभी बढ़ के 51.68% तक आ गई है। तो आप देख सकते हो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दो चीज़ को ध्यान रखना है। एक तो प्रमोटर ईमानदारी से अपनी होल्डिंग बेच के भी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि आने वाले समय कंपनी डूबने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी तरफ FI यहाँ पे लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एक बड़ा डिसीजन लिया उसकी वजह से पावर सेक्टर के शेयरों को एक नया जीवन दान मिल सकता है। यहाँ पे सरकार ने RBI से कहा है और बैंकों से कहा है कि आप जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां उनको रेस्क्यू करें, यानी जितना उनको जरूरत है उतना फंड प्रोवाइड करें और वो भी इजीली तरीके से करें। उनके लिए जो लोन प्रोसेस जो है वो इजी किया जाए, जल्द से जल्द उनको लोन दिया जाए और अगर उनके पास आपका कोई लोन बकाया है तो उसको जल्दी तकाजा भी न किया जाए। यानी एक तरह से देखें तो उनको खुली छूट दी गई है पावर सेक्टर की कंपनियों को, ताकि वो सर्वाइव कर जाए। बहुत सारी कंपनियां जो काफ़ी लॉस में, डिस्कॉम भी देख रहे होंगे आप, लॉस में चल रहे हैं, इस वजह से लोन नहीं दे पा रहे और अपना जो टाइम पे चुका नहीं पा रहे। तो ये सरकार ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हमें ज़रूरी है इस समय सरकारी इन पावर सेक्टर की कंपनियों को बचाना। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको हर तरह की मदद की जाए। तो आप देख सकते हो कि JP पावर जो काफ़ी ज़्यादा इस समय एकदम प्रेशर में चल रही है कंपनी, आने वाले समय में ये सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से राहत के द्वार खोले, वो इसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है और स्टॉक की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी जब सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की। एक नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक जो कोल डिमांड होगी वो पिक पे होगी, यानी लगातार कोल डिमांड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इस प्रेजेंट टाइम से लेके अगर आप 2030 की बात करें तो जो कोल डिमांड होगी वो 63% अप पर होगी, यानी 1.3 से लेकर 1.5 बिलियन टन की जरूरत पड़ेगी कोल की। तो आप समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन
कोल के माध्यम से होने वाले जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पन्न होगा वो लगातार बढ़ने वाला है 2030 तक। तो 2030 तक तो कोई भी कंपनी बंद होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप निवेश करें, आपका निवेश कई गुना बढ़ने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, जितने कोल बेस्ड पावर जनरेशन है प्लांट है वहाँ पे बिजली का उत्पादन जून महीने में जबरदस्त तरीके से बढ़ा, यानी 27% की बढ़त देखने को मिली है जून महीने में। और आप देख सकते हो कि टोटल जो कोल बेस्ड बिजली का उत्पादन हुआ है वो यहाँ पे 95,880 मिलियन यूनिट का हुआ है जून में, जबकि आप देखो तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 75,747 करोड़ का था, यानी पिछले जून में जो था उससे 26.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, तो आप समझ सकते हो जब बिजली ज़्यादा उत्पादन होगी तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सीधा रेवेन्यू का फायदा होगा ये जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है उसका फायदा होने वाला है और आने वाले समय में और भी पॉजिटिव संभावना बनेगी और कंपनी प्रॉफिट में बता सकती है, अच्छा खासा प्रॉफिट में उछाल भी बता सकती है। तो रिस्क के साथ में इसमें निवेश करें, लेकिन एक बात क्लियरली कह रहा हूँ ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है क्योंकि एक पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस कौड़ियों के भाव में, तो ये समझ लो 10 रुपये से नीचे पेनी स्टॉक होते हैं, वहाँ पे फंडामेंटल भी काफ़ी वीक है। तो इन्वेस्टमेंट उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे रिस्क के साथ दावा लगाया जा सकता है क्योंकि आप देख सकते हो कि स्टेबल वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक मुझे लगता है कि फिर से 10 को क्रॉस कर सकता है, तो यही मौका खरीदारी का, क्योंकि बाजार में भी पॉजिटिव संभावना बनने लगी है, बाजार का भी लगभग बॉटम दिखने लगा है, अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ऊपर के लेवल में भी फंसे हुए अगर 10 रुपये के आसपास, तो इस समय खरीदारी करेंगे आपका एवरेज नीचे आ जाएगा। और जो लोग निचले लेवल से खरीदारी की है, जैसे कि किसी की खरीदारी 1 रुपीज़ के आसपास है, तो वो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ये जरूरी है, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, लेकिन जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनको निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 6.23 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.07 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 5.83 का निकल के आ रहा है, ये ध्यान रखना है, यानी 6 से नीचे स्टॉक जा सकता है अगर गिरावट होती हो। लेकिन पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 6.63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 6.87 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 7.0 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल 7 तक जाने को स्टॉक तैयार है, तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वीडियो ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।